हेलो दोस्तों, महेश नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शाहजहानाबाद। तो दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे इसे किसने बसाया, इसमें कौन कौन सी इमारतें मौजूद है, कौन कौन से उद्यान हैं, कौन कौन से बाजार हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ इतिहासकारों के मत भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहजहानाबाद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये जो शाहजहानाबाद था ये किसकी राजधानी थी। ये थी मुग़ल साम्राज्य की राजधानी थी, और वो भी किसकी, शाहजहाँ की। क्यों? क्योंकि इसे शाहजहाँ ने बसाया था, और इसे शाहजहाँ ने 1639 में बसाया था, और वो खुद यहाँ पर 1648 में आकर बसा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आज के समय में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगर कोई दिल्ली में रहता होगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, तो वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। और दोस्तों, इस जो शाहजहानाबाद था, इसकी जो प्रमुख इमारतें थी वो थी लाल किला और जामा मस्जिद। और जो इसका सबसे प्रमुख बाजार था वो है चांदनी चौक, जिसे चोर बाजार के नाम से भी आज के समय में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो शहर योजना, जो मतलब इसको बसाया गया, तो इसकी जो नगर योजना किसने बनाई? वो बनाई मीर उस्ताद अहमद ने, और दूसरा था उस्ताद लाहौरी ने। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों ने इस शाहजहानाबाद की जो नगर योजना थी उसको इन दोनों ने ही तैयार किया। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी यहाँ इसलिए बसाई क्योंकि जहाँ वो आगरा में था, जहाँ पहली राजधानी थी उसकी, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में शिफ्ट की। जबकि कुछ प्रमुख इतिहासकार जैसे कन्हैयालाल श्रीवास्तव और झारखंडे चौबे ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो शाहजहाँ था, जो मुगल सम्राट था उस समय का, वह एक मध्यकाल में एक नया अध्याय जोड़ना चाहता था। मतलब वो अपने समय के इतिहास में एक अध्याय जोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी जो राजधानी थी यमुना के किनारे, आपने देखा होगा जो शाहजहानाबाद है, यानी कि जो पुरानी दिल्ली है, वो यमुना के किनारे बसी हुई है। इसीलिए शाहजहाँ था वह अपनी राजधानी यमुना के किनारे स्थानांतरित करना चाहता था, और एक मध्यकाल में अपना एक नया अध्याय जोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में शिफ्ट की, और इसको शाहजहानाबाद नगर के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लाल किला के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों उस समय जब लाल किला बसाया गया, तो उस समय इसका जो नाम रखा गया वह रखा गया किला मुबारक। ठीक है, खुशियों का किला। और ये जो था, इस किले की जो शुरुआत होती थी वो होती थी कश्मीरी गेट से, और मोरी गेट तक जाकर इस किले का अंत होता था। मतलब कहने का मतलब कि ये जो किला था ये कश्मीरी गेट से शुरू होता था और मोरी गेट पे जाके ख़त्म होता था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस किले के अंदर 11 मीनारें हैं। आप कभी जाओगे तो देखना, इसके अंदर 11 लंबी लंबी जो मीनारें होती हैं वो मौजूद है, और इसमें 4 दरवाजे मौजूद है। और दोस्तों इस किले के अंदर बहुत सी खूबसूरत इमारतें मौजूद है, जैसे नकार खाना, दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, नौबत खाना, मोती मस्जिद और मुमताज़ महल। तो दोस्तों इस किले के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतिहासकार मानुकी जो थे वह शाहजहानाबाद के बारे में कहते हैं कि ये जो शाहजहानाबाद था ये अर्धचंद्राकार था। मतलब कि ये इसका जो मतलब बसाया गया था, ये कुछ इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का था, इसीलिए इन्होंने इसको अर्धचंद्राकार कहा है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने किला जो लाल किला था उसको अष्टकोणीय किला कहा है। मतलब जो लाल किला है इसके 8 कोने हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इन्होंने इसको अष्टकोणीय कहा है। और ये जो किला बना है वो किससे बना है? वो बना है लाल पत्थर से। और ये जो लाल पत्थर लाया गया था ये आगरा के फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों किले की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 3200 फुट, और इसकी चौड़ाई है 1600 फुट। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों इस किले के दो प्रमुख द्वार हैं, कौन कौन से? लाहौरी दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा। और जो लाहौरी दरवाज़ा है ये किले के पश्चिम में है, और जो दिल्ली दरवाज़ा है ये दक्षिण में स्थित है। और इस किले के चारों ओर एक गहरी खाई भी है, जो गए होंगे लाल किला घूमने उन्होंने देखा होगा। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है, जो 10 गज गहरी है और 20 गज चौड़ी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उद्यान के बारे में। उद्यान में कहने का मतलब कि उस समय के जो बाग बगीचे, जो मुगल, क्योंकि मुगलों को काफ़ी शौक था इन सब बाग बगीचों को बसाने का, उसमें तरह तरह के फूलों का, पेड़ों का, तो मुगलों ने बहुत से ऐसे बाग बगीचे बनवाए। जैसे कि कुछ है अंगूरी बाग जो उत्तर में स्थित है, बुलंद बाग जो दक्षिण में स्थित है, गुलाबी बाग जो पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों शाहजहाँ ने एक और बाग बनवाया जिसका नाम था बाग साहिबाबाद। और इसने इस बाग को किसको उपहार में दिया? उसने इस बाग को अपनी बेटी जहां आरा को भेंट किया, यानी कि उपहार में दिया, और इसीलिए उसने इसको बनवाया था। और दोस्तों इससे पहले भी बहुत से बाग बगीचे बनाए गए थे, और जो सबसे पहला बाग था वह था करोल बाग उद्यान। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों। इससे पहले भी मतलब बहुत से उद्यान थे, और जिसमें प्रमुख था करोल बाग उद्यान। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला उद्यान था जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 1653 में अकबराबादी बेगम ने एक और उद्यान बनवाया, उसका नाम था शालीमार उद्यान। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। और दोस्तों इसी शालीमार उद्यान को बर्नियर ने कंट्री हाउस के नाम से इसको मतलब नाम दिया, कंट्री हाउस। ठीक है दोस्तों। किसको नाम दिया? शालीमार उद्यान को। और दोस्तों ये जो शालीमार उद्यान था ये शाहजहाँ का मन पसंदीदा उद्यान था। ठीक है दोस्तों। शाहजहाँ अपना ज़्यादातर समय इसी उद्यान में बिताता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पेड़ पौधे थे, जो मतलब इसके अंदर बहुत तरह, कई किस्मों के फल वाले जो पेड़ होते थे वो सब शामिल थे, इसीलिए ये शाहजहाँ का मन पसंदीदा था। और दोस्तों इस बाग की एक और जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि 1659 में औरंगजेब को यहीं पर जो था कंट्री हाउस में ही ताज पहनाया गया। ठीक है दोस्तों। किसको? औरंगजेब का जो उत्तराधिकार दिया गया, मतलब जब उसको सिंहासन पे बिठाया गया तो इसी बाग के अंदर 1659 में उसको ताज पहनाया गया। और दोस्तों इसी के पास एक और उद्यान था जिसका नाम था बाग सिहजरी। और ये प्रमुख इसलिए था क्योंकि इसी बाग के पास जो औरंगजेब की बेटी थी जीनत उल निसा, उसकी जो कब्र है इसी बाग के पास बनाई गई, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उपनगर के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो ये जो उपनगर थे ये दोस्तों एक तरीके से मतलब जो शहर के जो मुख्य मार्ग थे वो थे। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र का काम करते थे, आपूर्ति केंद्र का काम करते थे, और साथ ही इसमें धार्मिक गतिविधियां भी होती थी। ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इतिहासकार फोर्टेस्क्यू कहते हैं कि शाहजहानाबाद के आसपास 52 बाजार और 36 मंडियां थी। ठीक है दोस्तों। कौन कहता है? इतिहासकार फोर्टेस्क्यू। और इन्होंने ये कब लिखा है? ये लिखा है इन्होंने 1820 में, कि शाहजहानाबाद के आसपास 52 बाजार और 36 मंडियां थी। ठीक है दोस्तों। और कुछ आसपास इसके अनाज मंडी भी थी, और वो कहाँ स्थित थी? वह थी पड़पड़गंज, पहाड़गंज, शाहदरा, कोटला मुबारकपुर। मतलब ये प्रमुख स्थान थे जहाँ पर अनाज मंडी स्थित थी। और इसके अलावा दोस्तों शाहजहानाबाद के उत्तर पश्चिम में एक सब्जी मंडी भी स्थित थी, और एक घोड़ा बाजार भी था जहाँ घोड़ों का मतलब ट्रेड होता था, जहाँ पर बाहर देश से यानी कि एशिया से भी घोड़े लाए जाते थे और इनका यहाँ पर व्यापार किया जाता था। इसीलिए जो दोस्तों जो उपनगर था वो व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार होता था उसके लिए सारा सामान इन्हीं उपनगरों में आता था। यहीं से जो बाहर के जो यात्री होते थे, जो व्यापारी होते थे, वह अपना सामान
इन्हीं उपनगरों में लाकर बेचा करते थे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इन उपनगरों में जो यात्री बाहर दूर से आते थे, जो व्यापारी आते थे, उनके लिए सराय भी बनाई गई थी ताकि ये अपना आराम से व्यापार कर सके और इसमें ये आराम भी कर सके, किसमें, सराय। ठीक है दोस्तों। और ये जगह जगह बनाई गई थी। इसीलिए दोस्तों इतिहासकार विलियम हैमिल्टन ने 1820 में उपनगरों के बारे में लिखा है और इन्होंने इनकी खूब प्रशंसा की है, किसकी, उपनगरों की, कि ये कितने मतलब कि एक अच्छे व्यापारिक केंद्र थे। और साथ ही दोस्तों विलियम हैमिल्टन ने कुछ प्रमुख बाज़ारों का भी उल्लेख किया है, जैसे कि पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, बागपत, तिलपत, पानीपत, करनाल। ठीक है दोस्तों। इन्होंने अपने विवरण में इन सभी जो शहर थे, यहाँ पर जो बाजार लगते थे, इन सब का इन्होंने अपने लेख में विवरण दिया है। किसने, विलियम हैमिल्टन ने। और ये जितनी भी जगहें थी ये सब एक तरीके के बाजार का भी काम करती थी, जो उस समय के प्रमुख बाजारों में से थी। और दोस्तों इन उपनगरों में कुछ आध्यात्मिक स्थल भी शामिल थे, जैसे मजार और दरगाह। और जो सबसे प्रमुख सूफी केंद्र था वह था ग्यासपुर में। क्यों, और ये प्रमुख इसलिए था क्योंकि यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मौजूद है, इसीलिए ये प्रमुख सूफी केंद्र था। और दोस्तों शाहजहानाबाद में केवल मस्जिद, मजार, दरगाह ही नहीं बल्कि मंदिर भी मौजूद थे। और इसमें जो प्रमुख मंदिर थे वो किस किस के थे, वो थे क्षत्रियों के, कायस्थों के, बनियों के और जैनों के। और ये लगभग 7 मंदिर थे टोटल। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों शाहजहानाबाद की एक प्रमुख बात थी कि ये शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एशिया, ईरान से लोग भी पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ का इस शहर मतलब शाहजहानाबाद का जो पहला कॉलेज था उसका नाम था दारुल बका और इसका जो प्रधानाचार्य था वह था सदरुद्दीन खान। ठीक है दोस्तों। और इसी समय दोस्तों 1792 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई। दिल्ली कॉलेज का मतलब जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, जो रामलीला मैदान के बिल्कुल सामने स्थित है। और इसी कॉलेज में दोस्तों मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 1792 में। और जो पहला प्रथम कॉलेज था इस शहर का वो था दारुल बका और इसके प्रधानाचार्य थे सदरुद्दीन खान। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो शाहजहानाबाद था ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं शहरी आबादी के बारे में। और दोस्तों इसकी जो प्रमुख बात है वो ये है कि जो शहरी आबादी थी उसके बारे में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है और इसीलिए इतिहासकारों ने इसके बारे में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे साली काम्बो ने इसकी तुलना किससे की है, बगदाद से की है। तो वहीं बर्नियर ने इसकी तुलना पेरिस से की है। क्यों, क्योंकि ये जो बगदाद और पेरिस है जनसंख्या के मुकाबले में बहुत ही कम है और इसीलिए इतिहासकारों ने इस शाहजहानाबाद शहर की तुलना बगदाद और पेरिस से की है। तो दोस्तों वहीं दूसरी ओर जो इतिहासकार थेवनो हैं वो कहते हैं कि जब राजा शहर में था, यानी कि जब राजा शाहजहानाबाद में रहता था तब शहर की आबादी कितनी होती थी, 4 लाख होती थी। और जब वो यहाँ से चला जाता था यानी कि शाहजहानाबाद से दूसरे राजधानी में चला जाता था तब इसकी जनसंख्या 4 लाख का छठा भाग ही रह जाती थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वहीं एक और इतिहासकार स्टीफन ब्लैक कहते हैं कि 1659 में जो शहर की आबादी थी किसकी, शाहजहानाबाद की, वह 5 लाख थी, जिसमें से 80% कौन थे, वह थे शाही परिवार के लोग थे। ठीक है दोस्तों। ये किसका कहना है, ये है स्टीफन ब्लैक का कहना कि शहर की आबादी 5 लाख थी और जो इन 5 लाख में जो 80% लोग थे वो शाही परिवार से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। तो वहीं एक और इतिहासकार एमिली मैटकॉफ कहती हैं कि शाहजहानाबाद में 246 मंदिर, मस्जिद और 147 मंदिर और 23,462 घर मौजूद थे। ये किसने कहा है, ये एमिली मैटकॉफ ने कहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राजकीय केंद्र के बारे में। तो दोस्तों जो राजकीय केंद्र था वो कहाँ था, वो किसके सेंटर में था, वो राजकीय मतलब जो राजकीय शहर था वो एक तरीके का राजकीय केंद्र था क्योंकि यहाँ पर ही शाहजहानाबाद राजधानी को बसाया गया था।
जिसे राजकीय केंद्र के नाम से जाना जाता है, या इसको आप राजकीय केंद्र कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुगलों की राजधानी थी। और दोस्तों इस शहर में यानी कि शाहजहानाबाद की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो इसका जो केंद्र कौन था, वो था राजा। मतलब इसके ऊपर जो असली नियंत्रण था वो राजा का होता था। क्यों? क्योंकि जितनी भी इमारतें बनाई गई थी वो सब राजा के इर्द गिर्द ही बनाई गई थी, इसीलिए राजा ही केंद्र में था। और जो शाहजहानाबाद था वो इसका राजनीतिक एक तरीके का केंद्र था, जिसे राजकीय केंद्र कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों शाहजहानाबाद को पितृसत्तात्मक राज्य कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी के आसपास सारे जैसे सारी इमारतें, जैसे भवन, दुकानें, बगीचे, मस्जिद, ये सब किसके आसपास बसाए गए थे? राजा के केंद्र के आसपास, यानी कि किले के आसपास। इसीलिए शहर में असली केंद्र कौन था? राजा था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि राजा को केंद्र मानकर शहर बसाया गया। और दोस्तों इस शहर की कुछ प्रमुख इमारतें थी, जैसे कि मुमताज महल। और दोस्तों मुमताज महल का नाम शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज बेगम के नाम पर रखा गया था। और ये उस समय जो ये मुमताज महल था, ये शाही हरम का काम भी करता था, इसीलिए उसको छोटा रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अंदर जो है 6 कक्ष मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये जो मुमताज महल था ये शाहजहां की बेगम मुमताज बेगम के नाम से जो है इसका नाम रखा गया। और ये अब शाही हरम का भी कार्य करता था। और उस समय इसका नाम क्या था? छोटा रंग महल के नाम से भी ये जाना जाता था। और इसके अंदर 6 कक्ष मौजूद है। और इसकी जो दीवारें हैं, जो स्तंभ है, उसका जो निचला भाग है वो किसका है? वो संगमरमर का बना हुआ है। किसका? मुमताज महल का। ठीक है दोस्तों, और ये जो है प्रमुख इमारतों में से एक है। तो दोस्तों अब हम एक और प्रमुख महल की बात करते हैं, खास महल की, जिसे निजी महल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो महल था ये बहुत ही खास था, जिसे उस समय दीवाने खास भी कहा जाता था। और ये इसलिए क्योंकि ये राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब राजा किसी से निजी मुलाकात करना चाहता था तो वह इसी महल में यानी कि दीवाने खास में करता था। और जब राजा को मतलब इबादत करनी होती थी, जब नमाज पढ़नी होती थी, उस समय भी वह इसी खास महल का इस्तेमाल करता था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी खास महल में एक संगमरमर की चौकी स्थित है, जिस पर मयूर सिंहासन रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये मयूर सिंहासन बहुत फेमस है, आप कभी इंटरनेट पे इसको पढ़ सकते हैं। ये किस पे रखा गया है? इस पे ये इसी खास महल के बीच में एक संगमरमर की चौकी है, इसके ऊपर रखा गया है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात की, इसकी दीवारों पर एक कवि, कौन कवि? फिरदौस, उस समय के एक कवि थे। और इसकी दीवारों पे इनका एक शेर लिखा हुआ है। कौन से कवि का? फिरदौस का। और वह शेर है कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। ये शेर किसने लिखा है? ये फिरदौस ने लिखा है। और ये किस पे लिखा हुआ है? ये खास महल की दीवार पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस शहर की प्रमुख इमारतों में जामा मस्जिद भी प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसे शाहजहां ने अपनी इबादत करने के लिए बनाया था। और ये लाल किला के बाद ये सबसे प्रमुख इमारत है वहाँ की। कहाँ की? शाहजहानाबाद की। और दोस्तों इसको हम आज जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय इसका जो असली नाम था वो मस्जिद जहानुमा था। क्या था? मस्जिद जहानुमा। और दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया है वह एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। अगर आप कभी जामा मस्जिद जाएंगे तो देखना ये कितनी मतलब कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर एक चबूतरे पर बनाया गया है। और इसमें 3 गुंबद है। 3 गुंबद मतलब इस तरह का आकार है। और यहाँ पर इस तरीके के 3 गुंबद है। ठीक है दोस्तों, और 4 मीनारे हैं जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 3 गुंबद है, 4 मीनारे हैं, और इसके अंदर एक जलाशय भी है, जहाँ नमाज पढ़ने से पहले लोग अपने हाथ पैर धोते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि शाहजहानाबाद को एक एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। और इसे ना सिर्फ राजधानी का दर्जा हासिल था, बल्कि ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी
था। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे बाजार मौजूद थे। लगभग हर दरवाजे के पास एक बाजार मौजूद था। और जो शाहजहानाबाद की प्रमुख सड़कें थी, उसके दोनों तरफ काफ़ी सारे दुकानें बनाई गई थी। और साथ ही साथ ये शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र बन चुका था, जहाँ बाहर देश से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो सबसे खास बात थी वह ये थी कि इसको नदी तट के किनारे यानी कि जमुना के किनारे बसाया गया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम एक और बात कह सकते हैं कि जो शाहजहानाबाद की नगर योजना थी वह इस्लामिक दर्शन पर आधारित थी। क्यों? क्योंकि जो किले का जो मुंह था, लाल किले का जो मुख बनाया गया वो पश्चिम में यानी कि मक्का की दिशा की ओर बनाया गया। तो वहीं जो जामा मस्जिद का भी जो मुख था वह भी पश्चिम की तरफ यानी कि मक्का की दिशा में मौजूद है। इसीलिए हम इस योजना को इस्लामिक दर्शन पर आधारित मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों बहुत लोग मुझे मतलब कमेंट करते थे कि सर आप एक्सप्लेन नहीं करते, तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके इसको समझा सकूं। ठीक है दोस्तों। और आने वाली वीडियो में भी कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया। और एक और बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए रिटर्न में तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।